हाय, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम विद्यांशा है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, किसने इसको ऐसा नाम दिया, क्या डिस्कवरी हुई, इसके स्कोप्स क्या हैं, ब्रांचेस क्या हैं। और इसी लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके बायोकेमिस्ट्री में, हम वो भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका हम इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले मैं एक पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री। ये होती क्या है, इसके इंट्रोडक्शन की। ठीक है, देखो बायोकेमिस्ट्री डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। बायोकेमिस्ट्री इज द साइंस दैट स्टडीज द केमिकल एंड द केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द लिविंग थिंग। कोई भी एक लिविंग थिंग है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर क्या क्या तो केमिकल्स हैं, ठीक है, और क्या क्या केमिकल रिएक्शंस चल रही है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, लिविंग थिंग जैसे कि आपका ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट्स हो गया। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या केमिकल्स चल रहे हैं या क्या केमिकल रिएक्शंस चल रही है, उसको हम किस में पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब सिंपल मीनिंग हम इसका कहें तो बायोकेमिस्ट्री द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। बायोकेमिस्ट्री क्या है? लाइफ में जो केमिकल चल रहे हैं ना, जो केमिस्ट्री है, लाइफ की जो केमिस्ट्री है, उसकी स्टडी करने को हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, इट टेल अस हाउ आवर बॉडी वर्क्स एट द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल लेवल, हाउ फूड गिव्स एनर्जी, हाउ एंजाइम्स वर्क एंड हाउ आवर बॉडी स्टेज हेल्दी। बायोकेमिस्ट्री हमें बताती है कि हमारी बॉडी पे सबसे छोटे मॉलिक्यूलर लेवल पे भी काम कैसे हो रहा है। जैसे फूड डाइजेस्ट हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है, कैसे उससे एनर्जी बन रही है, कहाँ वो काम में लिया जा रहा है, ब्लड से वो कैसे ट्रेवल कर रहा है, कौन उसे लेके जा रहा है, लेके आ रहा है, ये सब हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कि हमें फूड से एनर्जी कैसे मिलती है, एंजाइम्स कैसे काम करते हैं और हमारी बॉडी हेल्दी कैसे रहती है, या कोई भी मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है। आप इसको दूसरी भाषा में कह सकते हो कि बायोकेमिस्ट्री आपका दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट इज बायो, अदर वन इज केमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है लाइफ, जीवन। केमिस्ट्री का मतलब होता है जिसमें हम केमिकल्स और केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। टुगेदर वो क्या बनाता है? इज द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स। इज दैट क्लियर? बहुत ही इजी मतलब था बायोकेमिस्ट्री का। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हिस्ट्री एंड डिस्कवरी की। ठीक है, आपने अभी तक जितने भी लेक्चर्स में पढ़ा होगा, बुक्स में पढ़ा होगा, जितना मैंने एनालाइज करा है, ये तो बता देते हैं कि भाई बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, ब्रांचेस क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये वो। बट कोई ये नहीं बताता कि बायोकेमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया है, इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई है। तो ये थोड़ा बहुत हिस्ट्री वाला पोर्शन होता है ना, मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, तो इसकी स्टोरी भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। आप पहले एक ओवरव्यू देती हूँ, फिर आपको इसका मतलब बताऊंगी। देखो, देखो 1828 के अंदर एक साइंटिस्ट थे, फेडरिच वूलर नाम के। ठीक है, उन्होंने क्या करा था? ठीक है, इन्होंने यूरिया को लैब में बनाया था। ठीक है, देखो एक टाइम पर पहले क्या पता था आपको, जैसे पता है कि यूरिन के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, ये एक चीज थी जो जनरल सी पता थी। 1828 के आसपास फेडरिच वूलर ने जब तक प्रूफ नहीं करा था, उससे पहले लोग क्या मानते थे कि जो यूरिया है ये एक ऐसा केमिकल है जो लिविंग बॉडी से बाहर निकल रहा है। तो ऐसा माना जाता था कि लिविंग बॉडी में इसका फॉर्मेशन हो सकता है, हम इसको लैब में नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन फ्राइडरिच वूलर ने 1828 में एक टेस्ट परफॉर्म करा जिसमें इन्होंने यूरिया को लैब में बना दिया था एक नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इनऑर्गेनिक का मतलब हो गया जो जिसमें कार्बन कंपाउंड ना हो। ठीक है, तो इससे ये प्रूव होता है कि द केमिकल्स ऑफ लाइफ कैन बी मेड आउटसाइड द बॉडी, कि जो केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं वो तो ठीक है, बट उन्हीं सेम केमिकल्स को आप बॉडी के बाहर भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से बायोकेमिस्ट्री की शुरुआत हुई। अभी भी नहीं समझ में आया ना कि ये क्या है भैया ना, यूरिया बॉडी के अंदर बन रहा है तो इन्होंने लैब में बना दिया, इससे बायोकेमिस्ट्री कहाँ से आ गया? इसकी पूरी स्टोरी है मेरे पास, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ। ठीक है, तो 1828 में हमारे फेडरिच वूलर नाम के साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन लैब में करा। उसके बाद 1897 में एडवर्ड बुचर नाम के साइंटिस्ट आए थे। इन्होंने एंजाइम को फाउंड करा था और ये बताया था कि एंजाइम्स शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैन चेंज शुगर इनटू अल्कोहल। यहाँ से एंजाइम की स्टडी स्टार्ट हुई। उसके बाद 1953 में
वैटसन एंड क्रिक नाम के 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर करा था, जो कि एक मॉलिक्यूल होता है जो आपकी जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। अब वापस से हम आते हैं 1828 में फ्राइडरिच वूलर नाम के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन करा था। देखो, क्या करा था भाई फ्रेडरिच वूलर ने 1828 में। 1828 से पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि लिविंग थिंग्स मेड स्पेशल वाइटल सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, फैट, शुगर एक्सेट्रा दैट कुड नॉट बी मेड इन द लैब, दैट थॉट इट रिक्वायर्ड अ लाइफ फूड। ठीक है, 1828 से पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस जो उनकी बॉडी से बन रहे हैं, जैसे कि यूरिया, शुगर, फैट, ये सब ये लैब में नहीं बना सकते, ये बस कुदरत प्रकृति का वो है, देन है कि सिर्फ बॉडी ही बना सकती है। बट फ्राइडरिच वूलर जो थे उन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन करा था एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो कि यूरिन में पाया जाता है। ठीक है, इन इज लैब यूजिंग इनऑर्गेनिक केमिकल्स। नॉन लिविंग मटेरियल को यूज करके इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम यूरिया बोलते हैं उसका फॉर्मेशन करा था। इससे ये शो होता है दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स found in living things can be made by chemical reactions, not just by living organisms. इससे ये पता लगा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यूरिया ह्यूमन बॉडी के अंदर बनता है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर ही नहीं बन सकता, बल्कि हम केमिकल्स को यूज करके उसको लैब में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस एक्सपेरिमेंट ब्रोक दैट ओल्ड बिलीफ दैट लाइफ एंड केमिस्ट्री वर सेपरेट। और इसने एक वो पुरानी बात को खत्म कर दिया था कि लाइफ और केमिस्ट्री एक दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कैसे हुई, जो बॉडी के अंदर बन रहा है वो यूनिक नहीं है, आप उसको लैब में भी बना सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बॉडी से केमिस्ट्री का लेना देना तो है ही ना। इसके बाद में अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें तो फेडरिच वूलर ने 1828 में जब यूरिया का फॉर्मेशन करा, उससे हम ये कह सकते हैं इफ वी कैन मेक अ बॉडी केमिकल इन लैब, अगर हम ऐसा केमिकल कोई भी बॉडी केमिकल को लैब में बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल यूरिया, मे बी वी कैन ऑल्सो स्टडी व्हाट द बॉडी, हाउ द बॉडी मेक्स इट। तो हम इसके बारे में भी तो पढ़ सकते हैं कि बॉडी उसको बनाती कैसे है। ठीक है, बॉडी ने केमिकल बनाया, हमने 4 अलग अलग केमिकल्स को मिला के यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया। अब जब हम उस यूरिया को, जो हमें लगता था कि सिर्फ ह्यूमन बॉडी बना सकती है, अगर हम उसको बाहर लैब में भी बना सकते हैं, तो हम ये भी तो पता लगा सकते हैं कि यूरिया बॉडी कैसे बनाती है। ठीक है, यहाँ से बायोकेमिस्ट्री की शुरुआत हुई। एक स्टार्टिंग पॉइंट मिला कि केमिस्ट्री और लाइफ अलग अलग चीजें नहीं है, लाइफ एंड केमिस्ट्री कैन बी कंबाइंड एंड स्टडी। ठीक है, ये अब समझ में आया आपको। उसके बाद में अब हम बात करते हैं स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। अब तक हमने पढ़ा व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, ये वर्ड कहाँ से आया, कैसे बायोकेमिस्ट्री की शुरुआत हुई। ठीक है, अब स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या है बायोकेमिस्ट्री का वो देख लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड कि हमें क्या समझने में मदद करती है कि हमारी बॉडी फंक्शन कैसे करती है मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब हो गया सबसे छोटे से छोटा। ठीक है, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो अमीनो एसिड होती है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट की कौन सी होती है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, या फिर हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है। तो उसका क्लासिफिकेशन होता है जिसमें मोनोसेकेराइड जो होती है ना, वो सबसे इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जब तक कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट नहीं हो जाती, हमारी बॉडी उसको आगे फर्दर काम में नहीं ले सकती। ठीक है, वैसे ही प्रोटीन कब तक बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक वो अमीनो एसिड में ब्रेक नहीं हो जाता। ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो स्कोप एंड इम्पोर्टेंस क्या है हमारी बायोकेमिस्ट्री का, कि हम बॉडी फंक्शंस के बारे में मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं, द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज, की कोई भी डिजीज अगर इन मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रही है तो कैसे हो रही है, भाई क्या कमी रह गई, कहाँ एब्जॉर्ब नहीं हुआ, कहाँ ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया, कहाँ डाइजेशन की कमी हो गई, कहाँ क्या हो गया। ठीक है, द रोल ऑफ एंजाइम्स इन मेटाबॉलिज्म इन हेल्थ एंड डिजीज, कि एक हेल्थ और डिजीज में एंजाइम्स और मेटाबॉलिज्म का क्या फंक्शन है, कोई भी चीज कैसे मेटाबोलाइज हो रही है, कैसे एंजाइम्स इस पे काम कर रहे हैं, ये सब आपकी बायोकेमिस्ट्री में आता है। और हाउ टू यूज बायोकेमिकल टेस्ट इन डायग्नोसिस, कि हम कैसे बायोकेमिकल टेस्ट का यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को डायग्नोस करने के लिए। अब जैसे कि आगे आगे हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, एलएफटी भी होता है, केएफटी भी होता है, लिपिड प्रोफाइल भी होती है। तो इन स्पेसिफिक टेस्ट की वजह से हम डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं ना। तो ये डीएमएलटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लैब में आप ये सारे टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हो जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इन डीएमएलटी बायोकेमिस्ट्री हमें क्यों हेल्प करता है, सबसे मेन है अंडरस्टैंडिंग लेबोरेटरी टेस्ट, कि हम ग्लूकोज, यूरिया, लिवर, किडनी फंक्शन टेस्ट, इन सबका टेस्ट कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री में आप इनके बारे में पढ़ोगे।
मॉलिक्यूलर लेवल पे भी पढ़ोगे कैसे-कैसे इसका एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन होता है, कैसे आप इसके टेस्ट परफॉर्म करते हो, क्यों करते हो, क्या फाइंड आउट करते हो, क्या रिजल्ट रहता है, वो सब, ठीक है? आइडेंटिफाई एब्नॉर्मलिटीज़ इन ब्लड, यूरिन एक्सेट्रा। एब्नॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है और क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है। उसके बाद बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री कि क्या-क्या शाखाएँ हैं बायोकेमिस्ट्री की। सबसे फर्स्ट है स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री। स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में। स्ट्रक्चरल है मतलब हम स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ेंगे। एंजाइमोलॉजी के में हम क्या पढ़ते हैं? एंजाइम्स के बारे में और उनके एक्शन के बारे में, कैसे वो काम करती है। एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देती है। आने वाले लेक्चर्स में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल। इस सेल के अंदर क्या केमिकल रिएक्शन चल रही है। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? बायोकेमिकल चेंजेस के बारे में। कोई भी डिजीज में बायोकेमिकल चेंजेस आ रहे हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं। क्लिनिकल में बेसिकली हम डिजीज और डायग्नोसिस इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट फॉर लैब टेक्नीशियन, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैब में हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं ना किसी डिजीज को टेस्ट लगा के। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम डीएनए लेवल पे पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ते हैं, जीन, जेनेटिक मटेरियल के बारे में, जो आपके जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, विच इज डीएनए, समटाइम्स आरएनए, ठीक है? तो ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन था बायोकेमिस्ट्री के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या थी, मैंने आपको 2-3 तरीके से ईज़ी-ईज़ी लैंग्वेज में बताई। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि इसकी डिस्कवरी किसने करी, ठीक है? डिस्कवरी करने के बाद में मैंने आपको बताया कि भई स्टोरी क्या थी पूरी। उसके बाद में मैंने आपको स्कोप एंड इम्पोर्टेंस बताया, फिर हमने पढ़ा ब्रांचेज़ ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे व्हिच इज़ कार्बोहाइड्रेट। कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका ब्रीफ हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन आपका मेन टॉपिक रहता है। ये क्वेश्चन भी आता है आपका 20 मार्क्स में सीधा उठ के बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है? हर साल या तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या लिपिड, इनमें से एक क्वेश्चन आपका आरपीएमसी सीधा का सीधा दे देती है और ये इंपॉर्टेंट भी है अगर आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट आपका एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक क्यों? क्योंकि इसमें आपका कार्बन प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिक में आ गया। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना हुआ होता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलके, ठीक है? पी रेशो एच रेशो ओ, ठीक है? और किस रेशो में होता है? 1:2:1, ठीक है? ये कार्बन 1 रेशो में होता है, हाइड्रोजन 2 रेशो में होता है एंड देन ऑक्सीजन 6 रेशो में होता है। कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जांपल है आपका ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है? ये आपको पता लग गया। अब देखो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी तोड़ोगे तो कैसे होगा? C6H12O6 हमेशा किस फॉर्म में होगा? 1:2:1, 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा, तो कौन सा रेशो आ गया वापस से? ये। इज दैट क्लियर? तो ये हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पढ़ी। आफ्टर दैट अब इसके बारे में और पढ़ते हैं। केमिकली कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो नोन एज, क्या कार्बोहाइड्रेट को हम केमिकली और क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन डेरिवेटिव्स। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कह सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी बोल सकते हैं। अब कहीं पे एल्डिहाइड बोल रहे हैं, कहीं पे कीटोन बोल रहे हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा ग्रुप उसके अंदर है। ये नॉमेनक्लेचर वगैरह, ग्रुप्स वगैरह, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब आपने अपने 9-10 क्लासेस में पढ़े होंगे केमिस्ट्री के अंदर। अब देखो पॉली का मतलब क्या होता है यहाँ पे? मेनी, बहुत सारे। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब अ ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। सिंपल है, हाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एल्डिहाइड का मतलब है ये एक कंपाउंड है जिसके अंदर स्पेशल ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। और कीटोन का मतलब है इसमें डबल C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड टू ऑक्सीजन। तो कीटोन ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। तो अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोलेंगे और अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो हम इसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलेंगे। तो हम दोनों बोल सकते हैं इसको केमिकल लेवल पे, डिपेंड करता है कि कौन सा इसमें ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद अब देखो दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है। फ्रक्टोज आपके पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का एग्जाम्पल है और ग्लूकोज जो है आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का एग्जाम्पल है। देखो फ्रक्टोज का ये आपका पूरा डायग्राम अगर खोल के देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ग्लूकोज का देखेंगे तो हमको ऐसा दिखेगा, ठीक है? कैसे देखो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, दिस इज कीटोन, ठीक है? और यहाँ पे आपका CHO प्रेजेंट है, दिस इज योर एल्डिहाइड। समझ में आया आपको? तो बाकी सब सेम ही है, CH2OH, यहाँ पे HOCH, HCOH, HCOH और CH2OH, ठीक है?
सिर्फ मेन फ़र्क किसका है आपके कीटोन का और एल्डिहाइड ग्रुप का। ये डायग्राम्स है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद में आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट को 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई करा गया है। डिपेंड करता है कि उनकी कॉम्प्लेक्सिसिटी कैसी है और कितनी उसमें शुगर की यूनिट्स प्रेजेंट है, ठीक है? नंबर 1 इज मोनोसैकेराइड, नंबर 2 इज डाइसैकेराइड, देन ओलिगोसैकेराइड, देन पॉलीसैकेराइड। ये 4 पार्ट्स में हम आप इसको मेजरली देखोगे डिवाइड करा गया है। क्या मतलब है? थोड़ा-थोड़ा हम सबके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोनोसैकेराइड की। मोनोसैकेराइड क्या होता है? मोनोसैकेराइड सबसे सिंपलेस्ट शुगर होती है। सारी शुगर्स की सबसे सिंपलेस्ट यूनिट कौन-सी होती है आपकी? मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब ही होता है वन, सिंगल। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। ये मोनोसैकेराइड ऐसी फॉर्म है जिसको आप फर्दर और ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, हाइड्रोलाइज प्रोसेस के थ्रू हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये स्वीट होती है टेस्ट में, वाटर में सॉल्युबल होती है और क्रिस्टलाइन होती है नेचर में। अब इनका मतलब क्या होता है? सॉल्युबल मतलब वाटर में सॉल्युबल होती है, क्रिस्टलाइन इन नेचर का मतलब क्या होती है? जब हम किसी सब्सटेंस को बोलते हैं कि वो क्रिस्टलाइन इन नेचर में, इसका मतलब होता है दैट सब्सटेंस कैन फॉर्म सॉलिड क्रिस्टल व्हेन इट इज इन द ड्राई फॉर्म। कि वो अगर आप मोनोसैकेराइड को खुले फॉर्म में रख दोगे, ड्राई फॉर्म में रख दोगे, सूखे फॉर्म में, मतलब उसके आसपास कोई पानी नहीं है, तो वो सॉलिड शेप का रूप ले लेगी, ठीक है? तो क्रिस्टलाइन का मतलब होता है क्रिस्टल्स की फॉर्म में, लाइक छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं ना, उस फॉर्म में। क्लियर है? उसके बाद में मोनोसैकेराइड के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो मोनोसैकेराइड को हम क्लासिफाई करते हैं किस बेसिस पे? कि कार्बन एटम्स कितने उसमें प्रेजेंट है और उसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, जैसे एल्डिहाइड है या कीटोन ग्रुप, ठीक है? तो 2 बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। अब देखो, अगर हम कार्बन एटम के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो उसका क्या मतलब है? अगर 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है, 5 है, 6 है, 7 है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ठीक है? नंबर ऑफ शुगर का देखो, 3 है तो उसको ट्रायोस बोलेंगे, 4 है तो टेट्रोस बोलेंगे, 5 है तो पेंटोस, 6 है तो हेक्सोस और 7 है तो हैप्टोस बोलेंगे। और इन्हीं सारे शुगर्स के एग्जांपल ये हैं, जैसे कि ग्लिसरैल्डिहाइड, ट्रायोस आपका मोनोसैकेराइड है, इथ्रेओस, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सेडोप्टोलोटोस, ये सब आपके मोनोसैकेराइड के एग्जांपल है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट इन देम। ठीक है? समझ में आ गया? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, अगर बॉडी को इस फॉर्म में शुगर मिल रही है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन अगर नहीं मिल रही है तो वो इस पे काम करेगी और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, फिर ये एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है? अगर फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे बात करें तो एल्डिहाइड ग्रुप मतलब सीएचओ ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में प्रेजेंट होता है। कीटोज का मतलब होगा जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि फ्रक्टोज। ये आपके मोनोसैकेराइड है। आफ्टर दैट हम सेकंड की बात करते हैं, डाइसैकेराइड, जिसको हम डबल शुगर भी बोलते हैं। डाइसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो आपके 2 मोनोसैकेराइड को मिलके बने हुए होते हैं, मतलब 2 स्मॉलेस्ट यूनिट मिलके जो बनाएगी, दैट इज डाइसैकेराइड। डाई का मतलब भी क्या होता है? 2, नाम से समझ में आ रहा है। जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में जॉइंट होंगे एक स्पेशल बॉन्ड से, जिसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं, तो वो मिलके क्या बनाते हैं आपका डाइसैकेराइड। This joining happens by removing one water molecule that is called a condensation reaction. तो ये जो जॉइनिंग होती है एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की मदद से, ये कैसे हो पाती है? जब एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया जाए, और इस रिएक्शन को बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है? When we add water back during digestion, the disaccharide broken down again into two simpler sugar. This is called hydrolysis. फिर जब हम फॉर एग्जाम्पल डाइसैकेराइड है, ठीक है? डाइसैकेराइड आपस में बंधी हुई है किसकी मदद से? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की वजह से, ठीक है? 2 डाइसैकेराइड्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई है एक बॉन्ड की वजह से, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है? कब बनता है ये? जब हम इसमें से 1 वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं। ठीक है? अब मैं वापस से इस वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दूं तो ये वापस से अलग हो जाएंगे और क्या बन जाएगी? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, और बॉडी को मोनोसैकेराइड ही तो चाहिए, ये कहना चाह रहा है। और ये होता कब है? जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, वाटर का ब्रेक डाउन करते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है? ये रिएक्शन के थ्रू देखो समझाया जा रहा है। यहाँ पर हमने ग्लूकोज में OH है और H हमने ऐड कर दिया। ये देखो, दिस इज ग्लूकोज इज मोनोसैकेराइड। यहाँ पे भी जो ग्लूकोज है ये भी आपका मोनोसैकेराइड है। दोनों ग्लूकोज आपके मोनोसैकेराइड है ना। यहाँ पे हमने इसमें OH और H मिलाया, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर। यहाँ पे OH लूज हो रहा है इसमें से, यहाँ पे H लूज हो रहा है। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड O की मदद से, ग्लूकोज और ग्लूकोज। तो दिस इज योर डाइसैकेराइड, और प्लस वाटर इसमें फॉर्म हो रहा है। अब अगर इस वाटर को आप रिमूव कर दोगे तो वापस से ग्लूकोज और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ये आपने OH लूज हो गया, यहाँ पे OH लूज हो गया तो अलग से वाटर बन गया।
फिर वापस से ऐड कर दोगे तो ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कहना चाहूँ। आई होप रिएक्शन से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। कौन से मोनोसेकेराइड मिलके इन तीनों को बनाते हैं? माल्टोज आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलके बनता है, जिसके बीच में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ये आपका जर्मिनेटिंग ग्रेन्स में पाया जाता है। और कौन सा एंजाइम इनको बनाता है या ब्रेक करता है? तो माल्टेज की प्रेजेंस में, ठीक है, ये टूटता है। उसके बाद लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनता है। बीटा 1,4 बॉन्ड होता है इनके बीच में, मिल्क में पाया जाता है और लैक्टेज की प्रेजेंस में ये ब्रेक होता है। सुक्रोज की बात करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनता है। अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। शुगर केन और फूड्स में पाया जाता है और सुक्रेज के प्रेजेंस में ये ब्रेक होता है। तो मोनोसेकेराइड्स के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स आपको सबके याद रखते हैं। आफ्टर दैट हम बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड की। ये ओलिगोसेकेराइड क्या होता है? ठीक है, ये क्या हो रहा है? वेट, माई पेन इज नॉट वर्किंग। सो अब ये पेन वापस से चल रहा है। थर्ड हम बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स की। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कम से कम 3 से 10 मोनोसेकेराइड से मिलकर बने। अभी हमने पढ़ा मोनोसेकेराइड जिसमें 1 शुगर मॉलिक्यूल होता है, डाइसेकेराइड जिसमें 2 मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं। ओलिगो का मतलब होता है, ओलिगो ओलिगो वर्ड का मतलब ही होता है फ्यू, कुछ। ठीक है, तो 3 से 10 मोनोसेकेराइड जहाँ प्रेजेंट होंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, उसको हम ओलिगोसेकेराइड बोलेंगे। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, sugar made up of few simple sugar units. They are more complex than disaccharide but smaller than polysaccharide. ठीक है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं डाइसेकेराइड के कंपेयर में, बट कम कॉम्प्लेक्स होते हैं पॉलीसेकेराइड के कंपेयर में। ठीक है, डेफिनेशन थी। एग्जाम्पल क्या है इसका? ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड एंड पेंटासेकेराइड, जिसमें नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड 3 होते हैं, 4 होते हैं और 5 होते हैं। एग्जाम्पल है रेफिनोज, टार्चियोज एंड वर्बिक्रोज। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे बात करते हैं। जैसे वापस से इसके एग्जाम्पल बता रखा है, जैसे रेफिनोज जो ट्राइसेकेराइड है, जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, मतलब कम से कम 3 से 10 कार्बन है, विच इज करेक्ट। टार्चोज की बात करें, टेट्रासेकेराइड है, 2 गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर बना। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ योर ओलिगोसेकेराइड। आफ्टर दैट हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में, विच इज द लास्ट वन। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मेनी। एज यू नो, पॉली का मतलब मैथ्स में पढ़ो चाहे यहाँ पढ़ो, मैनी होता है। सेकेराइड मतलब होता है शुगर। शुगर बेसिकली मतलब हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर होता है जो आपके बहुत सारे मोनोसेकेराइड से मिलकर बनता है, यूजुअली मोर देन 10। ठीक है, और कभी कभी हंड्रेड या थाउजेंड्स भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है, जब शुगर की यूनिट्स आपस में ज्वाइंट होती है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, तब ये बनता है। ठीक है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होती है, टेस्टलेस होती है, स्वीट भी नहीं होती है, अनलाइक सिंपल शुगर। ठीक है, ग्लूकोज की तरह स्वीट नहीं होती है। उसके बाद में टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड की बात करें तो इसको 2 मेन ग्रुप्स के बेसिस पे क्लासिफाई करा गया है। फर्स्ट इज होमोपॉलीसेकेराइड, सेकंड इज हेट्रोपॉलीसेकेराइड। दोनों में क्या अंतर है आपको पता है या कम से कम? पॉली का मतलब हो गया बहुत सारे। ठीक है, तो होमो का मतलब होता है जब एक तरीके की मोनोसेकेराइड, चाहे वो 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, कितनी भी हो, आपस में बॉन्ड हो, लेकिन वो नेचर सेम हो। ठीक है, जैसे बहुत सारे ग्लूकोज है, बहुत सारे ग्लूकोज 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 मिलके बनाए तो उसका नेचर हो गया होमोपॉलीसेकेराइड। पर बहुत सारे मोनोसेकेराइड, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, अलग हो गए ना, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज ऐसे बनाए तो वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड बनाएगा, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड। इनके दोनों के एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं। उसके बाद में पॉलीसेकेराइड के फीचर्स देखो। शुगर यूनिट्स कितनी होती है इसमें? 100 से 1000 हो सकती है। जैसे ओलिगो में आपके 3 से 10 था ना, उसके बाद में अगर है तो वो पॉलीसेकेराइड में आ रहा है। टेस्ट स्वीट नहीं होता, वाटर में सोल्यूबल भी नहीं होते। फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज, एनर्जी एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल होता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, हाइलुरोनिक एसिड। ये सारे कब टूटते हैं? जब जरूरत होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि फंक्शन क्या है भाई कार्बोहाइड्रेट। पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इसका क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द फंक्शन एक्चुअली। नंबर वन इज सोर्स ऑफ एनर्जी। द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू प्रोवाइड एनर्जी। मेन फंक्शन कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी प्रोवाइड करना। आप सुनते हो ना, एनर्जी डाउन हो रही है भाई, ग्लूकोज पी लो। क्यों पी लो? एनर्जी दे रहा है वो, इसीलिए। और ग्लूकोज आपका मोनोसेकेराइड है, तो बॉडी में अगर वो जाएगा तो फटाफट से अब्जॉर्व होकर अपना काम करने लग जाएगा, एनर्जी देगा। क्योंकि वो पॉलीसेकेराइड, ओलिगो या डाइसेकेराइड नहीं है कि उसको पहले टूटना पड़े तब हमारी बॉडी उसको अब्जॉर्ब करेगी। इट इज इन द फॉर्म ऑफ मोनोसेकेराइड व्हिच कैन बी डायरेक्टली अब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी। ठीक है, तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में 4 कैल ऑफ एनर्जीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, किलो कैलोरीज प्रेजेंट होती है।
द ब्रेन एंड रेड ब्लड सेल्स डिपेंड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन ग्लूकोज फॉर एनर्जी। हमारा ब्रेन जो आरबीसीज वगैरह है, हमारी बॉडी हम कह सकते हैं ग्लूकोज पर इंटायरली डिपेंड होती है, ठीक है। एग्जाम्पल, डाइजेशन के दौरान चार्ज आपका किस में टूटता है, ग्लूकोज में, और फिर हम उसको एनर्जी प्रोडक्शन में काम में लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इज योर सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद एनर्जी स्टोरेज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में जो होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हमारे बॉडी में लिवर और मसल्स में वो स्टोर हो जाता है। ये जब आगे हम साइकिल्स पढ़ेंगे उसमें हम ये पूरा पढ़ने वाले हैं। एनर्जी स्टोरेज में भी काम करता है कि भाई हमारी बॉडी के पास फॉर एग्जांपल फिलहाल मेरे को 10% ग्लूकोज की आवश्यकता है मेरी बॉडी को, तो मेरी बॉडी 10% यूज कर लेगी। उसके पास अगर 30% आ रहा है तो 20% क्या वो यूरिन के थ्रू या फीसेस के थ्रू बाहर निकाल देगी? जी नहीं, वो उसको स्टोर करके रखेगी कि जब इन फ्यूचर इसके पास ग्लूकोज मेरे को देने को नहीं हुआ, मैं यूज कर लूंगी, लाइक दैट, ठीक है। दिस स्टोर्ड ग्लाइकोजन एक्ट एज अ एनर्जी रिजर्वर, ये एनर्जी रिजर्वर की तरह काम करता है जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है। आप इसको स्टोर्ड फ्यूल बोल सकते हो लेटर यूज के लिए। उसके बाद प्रोटीन स्पेरिंग एक्शन, जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट इनफ अवेलेबल नहीं होता, तो बॉडी यूजेस देम फर्स्ट फॉर एनर्जी, तो हमारी बॉडी उसको एनर्जी के लिए यूज करती है। दिस हेल्प सेव प्रोटीन फ्रॉम बीइंग ब्रोकन डाउन टू द एनर्जी, सो कार्बोहाइड्रेट प्रोटेक्ट बॉडी प्रोटीन, ठीक है। इसका देखो मतलब क्या है, मैं वापस से बताती हूँ। प्रोटीन स्पेरिंग एक्शन, जब हमारी बॉडी में इनफ कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल होता है तो हमारी बॉडी पहले उसको यूज करती है, जब अवेलेबल नहीं होता तब प्रोटीन को यूज करती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से प्रोटीन को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, कि बॉडी के पास कार्बोहाइड्रेट है तो पहले वो उसको तोड़ेगा, प्रोटीन को वो नहीं तोड़ेगा। इस तरीके से प्रोटीन आपका बच जाता है ब्रेक होने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फैट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट आपके प्रॉपर फैट ब्रेकडाउन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास इनफ कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो आपका इनकम्प्लीट फैट ऑक्सीडेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे आपको कीटोसिस हो जाएगा। फैट बर्न्स इन द फ्लेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो फैट मेटाबॉलिज्म के लिए भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल फंक्शन। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसी होती है जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाती है, जैसे कि सेल्यूलोज फॉर्म द सेल वॉल इन प्लांट। सेल्यूलोज ह्यूमन में नहीं बट प्लांट्स में सेल वॉल बनाता है। और राइबोज एंड डेक्सट्रोज जो होता है, जो हमारी बॉडी में आरएनए और डीएनए के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है, और आरएनए डीएनए आपकी जेनेटिक मटेरियल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट हो ही गया ना। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ बॉडी कंपोनेंट्स। कार्बोहाइड्रेट कंबाइंड विद प्रोटीन एंड लिपिड्स टू फॉर्म। कार्बोहाइड्रेट आपके प्रोटीन और लिपिड से कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके होते हैं सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के लिए और सेल रिकॉग्नाइजेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर के सोर्सेज में भी आपका कार्बोहाइड्रेट तरीके से काम करता है। सेलुलोज, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज एक डाइटरी फाइबर की तरह एक्ट करता है, जिसको हम रफेज बोलते हैं। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि आपकी बोवल मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉन्स्टिपेशन से आपको बचाते हैं और आपकी गट हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। मतलब आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपका डाइटरी फाइबर का भी एक सोर्स है। आप कार्बोहाइड्रेट लोगे तो आपको प्रॉपर आपका पेट के मूवमेंट सही होंगे, डाइजेशन सही होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, गट हेल्थ, आपकी पेट की हेल्थ सही बनी रहेगी। नेक्स्ट है मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। कार्बोहाइड्रेट आपका नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जो कि 70 से 100 मिलीग्राम पर डीएल होता है, उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन जो होते हैं, जो आपके इस बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प इन फैट सिंथेसिस। एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपकी बॉडी में जो होता है वो आपको फर्दर फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लिपोजेनेसिस बोलते हैं, और एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज हो जाता है, ठीक है। तो फैट सिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जिन्हें वेट गेन करना है वो कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। नेक्स्ट इज रोल इन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कैसे रोल है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व सेल्स, ये सब ग्लूकोज पे डिपेंड रहते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है। तो जब तक कार्बोहाइड्रेट नहीं आएगा मतलब ग्लूकोज नहीं आएगा, तो इनको कोई, ये लोग काम में नहीं ले पाएंगे। तो ये प्रॉपरली ग्लूकोज पे ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट है। अगर लो ब्लड शुगर लेवल हो गया तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, ज्यादा हो गया तो हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। जब बॉडी में शुगर का लेवल कम हो जाए, मतलब एनर्जी लो हो गई, जिससे हमें वीकनेस आएगी, कंफ्यूजन होगा, डिजीनेस, चक्कर आएंगे, तो नर्वस सिस्टम में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये कुछ 10 फंक्शंस थे जो हमने पढ़े हमारे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है हम पूरा देखेंगे, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये आपका माउथ का स्ट्रक्चर है, कितना अट्रैक्टिव है ना, ठीक है।
तो ये हमने ब्रेड खाई, हमने कुकीज़ खाई, कुछ भी खाई जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेज़ेंट था, ठीक है? और आपके माउथ में सलाइवरी अमाइलेज का बहुत बड़ा रोल रहता है। कैसे देखो, जब हम कोई भी खाना खाते हैं जैसे कि राइस, ब्रेड, पोटैटो, ठीक है? जिसमें स्टार्च प्रेज़ेंट होता है, अ बिग कार्बोहाइड्रेट, एक बड़ी-सी इसमें कार्बोहाइड्रेट की यूनिट प्रेज़ेंट होती है, ठीक है? व्हिच इज़ अ पॉलीसैकेराइड। देखो स्टार्च प्रेज़ेंट होता है आपके फूड के अंदर। आप इसको खा रहे हो, माउथ में ले रहे हो, खाने के बाद में आप कोई भी खाना खा रहे हो तो उसको च्यू करोगे, चबाओगे। चबाने से वो फूड आपके स्मॉल पीसेज़ में ब्रेक हो जाएगा। इतना बड़ा स्टार्च का फॉर्म था, अभी चबाओगे तो छोटे-छोटे पीसेज़ में टूट जाएगा, ठीक है? तो ये एक मैकेनिकल डाइजेशन है, जिसमें आपके टीथ ने हेल्प करा। आवर सलाइवा स्पिट कंटेन्स एन एंजाइम। हमारे सलाइवा में एक एंजाइम प्रेज़ेंट होता है जिसको हम सलाइवी अमाइलेज बोलते हैं या फिर इसको टाइलिन भी बोल सकते हैं। कुछ लोग पेटाइलिन बोलते हैं, सम सेज टाइलिन। आपको जो कंफर्टेबल है आप बोल सकते हो। जैसे हम कोई खाना खाते हैं तो उसमें स्टार्च प्रेज़ेंट होता है, हमारे टीथ की मदद से हम उसको ब्रेक करते हैं स्मॉल पीसेस पे। हमारे सलाइवा में एक एंजाइम प्रेज़ेंट होता है जिसको हम सलाइवी अमाइलेज या टाइलिन बोलते हैं। ये एंजाइम केमिकल डाइजेशन स्टार्ट करता है जो हमारे स्टार्च को ब्रेक करता है स्मॉल शुगर में जिसको हम बोलते हैं माल्टोज़ या फिर डेक्स्ट्रिन, ठीक है? स्टार्च को वो किसमें तोड़ देता है? माल्टोज़ और डेक्स्ट्रिन में। हमारे माउथ के अंदर क्या एक्शन हो रही है कि स्टार्च सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में माल्टोज़ और डेक्स्ट्रिन में टूट जाता है। इतना समझ में आया? आपने माउथ में खाना खाया, च्यू करा, बड़ी शुगर स्मॉल-स्मॉल पीसेज़ में टूटी, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज प्रेज़ेंट है, जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, स्टार्च को माल्टोज़ और डेक्स्ट्रिन में तोड़ेगा। अब ये जो एंजाइम हमारे माउथ में प्रेज़ेंट होता है, ये स्लाइटली अल्कलाइन या फिर न्यूट्रल पीएच पे काम करता है, जैसे 6.7 टू 7, ठीक है? ये याद रखना, रिमेंबर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है। इज़ दैट क्लियर? माउथ का क्लियर हो गया, ठीक है? अब माउथ से आपके ईसोफेगस में जाएगा। एसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट का मतलब होता है इट्स अ वेव लाइक स्ट्रक्चर जो आपको हेल्प करता है आपके माउथ से फूड को कहाँ ले जाने में, आपके स्टमक के पास। कुछ इस तरीके से होता है। तो ईसोफेगस में भी कोई डाइजेशन नहीं होता है आपके कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में सीधा फूड आपके ईसोफेगस से कहाँ आ गया? स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है, जैसे आपने स्वैलोइंग करी, आपने फूड निगला, ठीक है? तो फूड आपके स्टमक में आएगा। अब मैंने आपको क्या बोला था कि सलाइवरी अमाइलेज भी है, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है, वो न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं। बट स्टमक में हमारे एचसीएल प्रेज़ेंट है, जिसका पीएच स्लाइट हाइली एसिडिक होता है, जैसे 2 से 3 के बीच में होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, जिसको हमारा जो वॉल्स होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसको बचा के रखती है। तो स्टमक में हमारे एसिड प्रेजेंट होता है जो फूड का एनवायरनमेंट बहुत एसिडिक बना देती है, जिसकी वजह से जो सलाइवरी माइलेज जो माउथ से होके फूड के साथ आ गया है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसको पीएच चाहिए न्यूट्रल। तो नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन टेक प्लेस इन स्टमक, ठीक है? फूड आपका मिक्स होता है आपके थिक पेस्ट के साथ में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं काइम। पहले फूड बोलस था, अब वो क्या बन चुका है, पेट में आके काइम बढ़ चुका है, ठीक है? बोलस का मतलब हो गया वहाँ पे आपका सलाइवा और आपका फूड प्रेज़ेंट है। जैसे उसमें एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया तो वो काइम बन गया, ठीक है? उसके बाद में फूड आपका कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनियम वाले पोर्शन में, ठीक है? डुडेनियम, ज्यूजेनम और इलियम, ठीक है? तो डुडेनियम वाले पोर्शन में आएगा। स्टमक से फूड आपका डुडेनम में आएगा जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन है, ठीक है? अब यहाँ पे पैनक्रियाज़ जो होती है, जो पास में लोकेटेड होती है, वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करती है जिसमें पैनक्रियाटिक अमाइलेज प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? ये एंजाइम कंटिन्यू करती है आपके स्टार्च का डाइजेशन, ठीक है? मतलब कि फूड माउथ में डाइजेशन शुरू हुआ, ईसोफेगस में हो नहीं सकता, स्टमक में हाइली एसिडिक एचसीएल था, ठीक है? वहाँ रुक गया, वापस से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो पैनक्रियाटिक माइलेज वहाँ आ गया, वो वापस से डाइजेशन स्टार्ट कर देगा आपके स्टार्च का। तो यहाँ पे वो स्टार्च को और डेक्स्ट्रिन को किसमें ब्रेक करेगा? माल्टोज़, माल्टोट्रायोज़ और स्मॉल ब्रांचेस पीसेस जैसे कि लिमिटेड डेक्स्ट्रिन में तोड़ेगा। स्टार्च को और डेक्स्ट्रिन को किसमें तोड़ेगा? माल्टोज़, माल्टोट्रायोज़ और कुछ स्मॉल ब्रांचेस जिसको हम लिमिट डेक्स्ट्रिन्स बोलते हैं, ठीक है? ये देखो स्टार्च और डेक्स्ट्रिन किसमें टूटा? पैनक्रियाटिक एमाइलेज की प्रेजेंस में, माल्टोज़, माल्टोयोज़ और लिमिटेड डेक्स्ट्रिन। अब ये लिमिटेड डेक्स्ट्रिन वर्ड क्या होता है भाई? इसका मतलब बताओ? मैं समझाती हूँ। देखो स्टार्च जो आपका होता है बहुत सारे ग्लूकोज़ यूनिट से मिलके बना हुआ होता है जिसके बीच में 2 बॉन्ड होता है। या तो प्रेज़ेंट होगा अल्फा 1 4 बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या फिर प्रेज़ेंट होगा अल्फा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है?
जिसमें अल्फा 1,4 बॉन्ड होता है वो तो एक स्ट्रेट चेन होती है, और जिसमें अल्फा 1,6 बॉन्ड होता है वो एक ब्रांच पॉइंट होता है, मतलब ब्रांचेस निकल रही होती है, जैसे एक ट्री के अंदर ब्रांचेस है, ठीक है। तो स्टार्स आपका एक बिग ट्री की तरह लग रहा है जिसमें लॉन्ग चेन्स भी हैं और शॉर्ट शॉर्ट ब्रांचेस भी है। अब देखो जैसे कि एक टहनी लॉन्ग चेन होती है उसमें ब्रांचेस होती है ना काफी सारी, तो ब्रांचेस तो आपकी अल्फा 1,6 बॉन्ड है और 1,4 आपकी लॉन्ग चेन प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एंजाइम जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज और पेंक्रियाटिक एंजाइम्स होती है, ये आपके अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ही तोड़ सकती है, पर जो अल्फा 1,6 बॉन्ड होता है, ब्रांच बॉन्ड होता है, उसको ये तोड़ नहीं पाती। सलाइवरी अमाइलेज हो गया जो आपके माउथ में पाई गई थी, एक हो गया पेनक्रेटिक अमाइलेज जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाज के थ्रू आई, तो दोनों ही अल्फा 1,6 बॉन्ड को नहीं तोड़ सकती। तो जो रिमेनिंग पार्ट है जिसके अंदर अल्फा 1,6 बॉन्ड है जिनको ये नहीं तोड़ पा रही, उसको हम लिमिट डेक्स्ट्रीन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? समझ आ गया होगा। अब देखो, अब उसके बाद में इन द स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है जिसको हम ब्रश बॉर्डर बोलते हैं, वहां पर क्या होता है, देखो जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम विलाई बोलते हैं, और हर विलाय के अंदर माइक्रो विलाई प्रेजेंट होता है, हर विलस के अंदर माइक्रो विलाई प्रेजेंट होता है। बहुत सारी विलस मिलके विलाई बनाती है, विलाई इज अ प्लूरल फॉर्म, और एक विलस के अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, तो ये सब मिलके एक ब्रश बॉर्डर बनाते हैं, मतलब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये आपके विलाय है, इसके ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगी ऐसे स्मॉल स्मॉल ब्रशेस की तरह। ठीक है। यहाँ पे आपका ब्रश बॉर्डर का मतलब था जैसे कि आपका जो ब्रश नहीं होता टूथ ब्रश, उस पे जैसे ब्रिसल्स होते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे दाने टाइप्स, वही, ठीक है। द ब्रश बॉर्डर है स्पेशल एंजाइम, अब इन ब्रश बॉर्डर पे स्पेशल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि माल्टेज प्रेजेंट होता है, सुक्रेज, लैक्टेज, आइसोमाल्टेज। माल्टेज एंजाइम, जिस भी वर्ड के पीछे एज प्रेजेंट होता है वो एक एंजाइम होता है, ठीक है। तो माल्टेज माल्टोज को ब्रेक करता है दो ग्लूकोज में, सेम सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ता है, लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ता है, और आइसोमाल्टेज आपके लिमिट डेक्सट्रीन को तोड़ते हैं। ये सारे ही तोड़ के मोनोसेकेराइड बनाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज, ठीक है। तो ये बॉडी हमारी अब्सॉर्ब कर सकती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर पे होता है, ओके। फाइनली कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में बन जाती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। उसके बाद में ये ब्रश बॉर्डर क्या होती है जो मैंने आपको बताया, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और अच्छे से बता देती हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की मेन साइट है, एब्जॉर्प्शन की भी और डाइजेशन की भी। तो जो इनर सरफेस होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम विलाय बोलते हैं, जो आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। हर विलस के अंदर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम विलाय बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो विलाय होती है ना, ये मिलकर एक सरफेस बनाते हैं जो एक ब्रश की तरह लगते हैं, मतलब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो ऐसा दिखेगा, देखिए ऐसे 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 दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए अपीयरेंस की वजह से उसको ब्रश बॉर्डर बोलते हैं। ब्रश बॉर्डर एंजाइम जो होते हैं ये कौन बनाता है, हमने बोला एंजाइम्स थे भाई, ये वाले एंजाइम्स आ गए, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ब्रश बॉर्डर से आए। आए कहाँ से, ब्रश बॉर्डर ने खुद बनाए क्या? नहीं। ब्रश बॉर्डर पे जो इंटेस्टाइनल सेल्स प्रेजेंट है जिसको हम एंटेरोसाइट्स बोलते हैं, ये माइक्रोविलाई से अटैच होते हैं, ये बनाते हैं। तो ये फाइनल डाइजेशन कंप्लीट करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट का और उनको सिंपल शुगर में तोड़ देते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन में क्या होता है, देखो टॉयलेट का साइन बनना, ठीक है, हटाओ इसको। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जैसे कि फाइबर, जैसे कि सेलुलोज हो गया, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकते, हमारी बॉडी के एंजाइम्स ऐसे बने ही नहीं जो उसको डाइजेस्ट कर ले, प्लांट्स में इनका काम है, तो वो सीधे लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन पे काम करते हैं, या तो इनसे गैसेस का प्रोडक्शन करते हैं या फिर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं। ये फैटी एसिड्स कोलोन सेल्स यूज करते हैं अपनी एनर्जी के लिए और इंटेस्टाइन को हेल्दी रखने में काम करते हैं, और जो इनके भी काम का नहीं होता है वो फीसेस के थ्रू, आपके स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सा था कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। अब देखो इसका सिंपल समरी क्या है एंजाइम्स के बारे में, वो देख लो। माउथ में सलाइवरी अमाइलेज काम कर रहा है, सबस्ट्रेट क्या है उसका, किस चीज को तोड़ रहा है, स्टार्च को तोड़ रहा है, माल्टोज और डेक्स्ट्राइन में। स्टमक में हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से कुछ भी काम नहीं हो पा रहा, डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियास पेनक्रेटिक अमाइलेज छोड़ रहा है जिससे स्टार्च और डेक्स्ट्रीन में टूट रहा है, माल्टोज और माल्टोट्रायोस की इसका एंड प्रोडक्ट है, इनसे मिलके ये बनेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर पे माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, आइसोमाल्टेज प्रेजेंट है, जो कि आपके एंडेरोसाइट्स जो प्रेजेंट होते हैं, एंटेरोसाइट्स स्पेशल सेल्स, वो
क्या करते हैं, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, लिमिटेड डेक्सट्रीन को तोड़ देते हैं इन सब प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये समरी थी एंजाइम्स की, उनके एक्शन। अब फाइनल डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं आपके, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये आपके एंड प्रोडक्ट है जो आपके ब्लड के थ्रू किस में एंटर कर जाते हैं, आपके लिवर के। इस तरीके से आपका कुछ डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। इट वाज वेरी इजी। उसके बाद हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, कि कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है, देखो, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन मेनली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, स्पेशली जेजुनम पार्ट में, जो आपका ड्यूडेनम के बाद वाला पोर्शन है। दिस इज द मिडिल पोर्शन ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल होती है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, जिसको हम विलाय बोलते हैं, बता चुकी हूँ। विलाय किससे बनते हैं, बहुत सारे माइक्रोविलाय से। ठीक है, जो कि ब्रश बॉर्डर बनाते हैं, जो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन की तो बात करें, तो ब्रश बॉर्डर एरिया पे फाइनल प्रोडक्ट जो होती है, जैसे कि आपका सिंपल शुगर, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ये एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, कैसे होती है वो बताते हैं। अब देखो, अब व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट दैट गेट एब्जॉर्ब, कौन कौन से फाइनल प्रोडक्ट है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये ऐसी फॉर्म्स है जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। यही कुछ ऐसी फॉर्म्स है, या फिर आप कह लो मोनोसेकेराइड जो होती है, सिर्फ उसी को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है और ब्लड में भेज सकती है। ठीक है, अगर डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड है, तो सबसे पहले उन्हें इनमें कन्वर्ट ही होना पड़ेगा, तभी हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी। एक शर्त है, तभी डाइजेशन होता है। ठीक है, हाउ आर दीज मोनोसेकेराइड्स एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब कैसे होती है, डिफरेंट शुगर्स है तो उनके डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स आते हैं, अलग अलग व्हीकल्स आते हैं। ठीक है, जैसे डोर और कैरियर की तरह। ठीक है, टू एंटर द सेल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन को एंटेरोसाइट्स, एंटेरोसाइट्स में एंटर करने के लिए भी कुछ ट्रांसपोर्टर्स आते हैं, डिफरेंट शुगर के लिए डिफरेंट आएंगे, जैसे ग्लूकोज के लिए लगाएगा, फ्रक्टोज के लिए लगाएगा, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखो, अगर हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात करें, जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, कैसे करता है, जो सेल्स हमारे माइक्रोविलाई में प्रेजेंट होते हैं या विलाई की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम एंटेरोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये सेल्स इतने स्मार्ट होते हैं, दे कैन मेक स्पेशल कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्टर टू एब्जॉर्ब शुगर। ये स्पेशल शुगर्स का फॉर्मेशन करते हैं जो ट्रांसपोर्टर की तरह काम करती है। ये ट्रांसपोर्टर ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन पे सिट हुए रहते हैं, बैठे रहते हैं। ठीक है, जैसे कि छोटे छोटे दरवाजों की तरह, जो ओपन और बंद होंगे और डिसाइड करेंगे कौन सी शुगर अंदर आएगी, कौन सी बाहर आएगी। सिंपल। अब जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होते हैं, ये शुगर होती है, ये आपके जो इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन है, मतलब इंटेस्टाइन का जो गड्ढा है, जो फ्लूइड है, उसके अंदर ये बहती रहती है। डाइजेस्ट हो गई, टूट गई, अब एब्जॉर्प्शन की बारी है ना, तो एब्जॉर्प्शन के टाइम पे ये क्या करती रहेगी, तैरती रहेगी। बॉडी को जब जरूरत होगी तो एंटेरोसाइट्स ट्रांसपोर्टर्स को भेजेंगे और वो उनको अंदर ले आएगी। कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। अब देखो, ये अराइव कैसे होते हैं, special transporters. Enterocyte cells always have some transporters ready on their surface. Enterocytes की surface पे already कुछ transporters present होते हैं। अरे वापस से काम नहीं कर रहा इसका पेन, वेट, रुकना यार एक सेकंड, अब करेंगे। यस, देखो, एंटेरोसाइट्स के पास कुछ स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो उनकी सरफेस पे रेडी रहते हैं। ठीक है, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन सेंसेस मोर शुगर, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन को पता लगेगा कि और शुगर मेरे पास आ गई है, अब मेरे में तैर रही है, हम कोई भी मील खाते हैं उसके बाद में, तो वो ट्रांसपोर्टर का नंबर बढ़ा देती है, जो शुगर को लेकर आएंगे। तो इसको हम बोलते हैं अप रेगुलेशन। जब ट्रांसपोर्टर का नंबर बढ़ जाता है, उसको अप रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सेल्स न्यूक्लियस सेंड इंस्ट्रक्शन, जो एंटेरोसाइट सेल से होते हैं, उसके न्यूक्लियस इंस्ट्रक्शन भेजता है डीएनए से कि आप ज्यादा प्रोटीन बनाओ। कौन सा प्रोटीन बनाओ, SGLT1। याद रखना, ग्लूकोज के लिए कौन सा जाएगा, SGLT1 प्रोटीन जाएगा, जो आपके एंटेरोसाइट के डीएनए बनाएगा और उनको भेजेगा। ये सेल्स मेक देम इन इट्स राइबोसोम। ये सेल जो है इस प्रोटीन को राइबोसोम्स में बनाता है। अपने आपको पता है ये सेल में राइबोसोम्स में बनता है प्रोटीन। ठीक है, जिसको वो भेज देता है एपिकल मेम्ब्रेन पे। एपिकल मेम्ब्रेन का मतलब होता है जो इंटेस्टाइन को फेस कर रही होती है, इंटेस्टाइन की तरफ होती है। जैसे ही ग्लूकोज गैलेक्टोज अराइज होता है, डोर ओपन होता है, SGLT ट्रांसपोर्टर्स आते हैं, रेडी होते हैं और फटाफट से इनको उठा के एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, किसको, ग्लूकोज को, गैलेक्टोज को। कौन सा, SGLT1। याद रखना SGLT1 ही है, फिक्स है ग्लूकोज गैलेक्टोज के लिए। उसके बाद में एक्चुअल ट्रांसपोर्टर प्रोसेस क्या होता है, एपिकल साइड पे जो गट की तरफ फेस करता है, अंदर की तरफ। ठीक है, एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसको हम SGLT बोलते हैं 1। इसको हम बोल सकते हैं, फुल फॉर्म क्या है, सोडियम ग्लूकोज लेन ट्रांसपोर्टर फर्स्ट। ये बैठा रहता है, ठीक है, अंदर की तरफ। जैसे ही SGLT1 बाइंड करता है एक ग्लूकोज या गैलेक्टोज से, तो ये टुगेदर
मॉलिक्यूल टुगेदर विद 2 सोडियम आयंस। SgLt को एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बाइंड होने के लिए 2 सोडियम आयंस की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। बोथ शुगर एंड सोडियम मूव इनसाइड द एंटेरोसाइट एट द सेम टाइम, ठीक है। अकेले ग्लूकोज को SgLt1 को नहीं ले जा सकता, उसको 2 सोडियम के आयंस की आवश्यकता पड़ेगी हर बार, ठीक है। तो ये जो शुगर और सोडियम है, ये साथ में ही एंटेरोसाइट में एंट्री करते हैं एक ग्लूकोज या गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल को लेके। इसको हम को ट्रांसपोर्ट, को का मतलब दोनों साथ में, या फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब सेल के अंदर सोडियम इज पम्प बैक आउट अगेन बाय अनदर ट्रांसपोर्टर। सेल के अंदर जो सोडियम होता है उसको वापस से बाहर धकेल दिया जाता है एक दूसरे ट्रांसपोर्टर की हेल्प से, जिसको हम सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं, यूजिंग एटीपी एनर्जी। एनर्जी की हेल्प से हम इसको बाहर भेजते हैं वापस सेल के, ताकि ये और ग्लूकोज को ला सके। तो उसको हम एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपके एनर्जी का यूज हो रहा है। सोडियम पोटेशियम पंप कैसे, सोडियम अंदर जाएगा तो पोटेशियम बाहर ज्यादा हो जाएगा, एक पंप मेंटेन करेंगे, ठीक है, एक बैलेंस मेंटेन करेंगे। सिंपल भाषा में कहें तो सोडियम आपके हेल्पर की तरह काम करेगा, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज को सेल के अंदर ले जाने में मदद करेगा, ठीक है। उसके बाद में अब ग्लूकोज गैलेक्टोज सेल को छोड़ते कैसे, अंदर तो चले गए, छोड़ेंगे कैसे? जैसे ही अंदर आए, शुगर हैव टू मूव इनटू ब्लड कैपिलरी, शुगर को ब्लड कैपिलरीज में जाना होता है। ऑन द अदर साइड ऑफ द सेल, सेल के दूसरे साइड देयर इज एन अनदर ट्रांसपोर्टर कॉल्ड GLUT2। हमारे सेल के दूसरी तरफ, सेल के अंदर एक दूसरा ट्रांसपोर्टर होता है। SGLT फर्स्ट तो लेकर आएगा शुगर को, दूसरा ट्रांसपोर्टर GLUT सेकंड प्रेजेंट होता है। ये आपके ग्लूकोज और गैलेक्टोज को सेल के बाहर ब्लड में ले जाने में मदद करेगा। दिस हैपन्स बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है जब कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सेल के अंदर आया एंडेरोसाइट्स में SGLT फर्स्ट के थ्रू, उसके बाद आने के बाद दूसरा ट्रांसपोर्टर SGLUT सेकेंड मदद करेगा अंदर वाले ग्लूकोज को कहाँ ले जाने के लिए, ब्लड में ले जाने के लिए, ताकि वो आगे जाके यूज हो सके हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी के, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सेल से ये ब्लड में आ गया, ब्लड से कहाँ जाएगा, लिवर के पास में। एंडेरोसाइट से शुगर आपके टाइनी ब्लड वेसल्स में, जो विलाय के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, उसके पास चला जाता है, ठीक है। फिर वहां से ये जो आपकी ब्लड कैपिलरीज होती है, ये पोर्टल वेन से जुड़ी हुई होती है। पोर्टल वेन आपके लिवर के पास जाती है। पोर्टल वेन ये जितनी भी शुगर एब्जॉर्ब होती है लिवर के पास लेके जाती है, जहां पर ये यूज होती है या स्टोर होती है। लिवर डिसाइड करता है कि भाई यूज होनी है या स्टोर होना है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपकी ग्लूकोज गैलेक्टोज का एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल समरी देखो, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में ग्लूकोज गैलेक्टोज घूमते रहेंगे, जैसे ही थ्रू SGLT फर्स्ट और सोडियम की हेल्प से, इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एनर्जी का यूज हो रहा है, एंटेरोसाइट सेल्स में आएगा। आने के बाद में GLUT सेकेंड की मदद से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये माइक्रोविलाई में जो ब्लड कैपिलरीज होगी उसके पास जाएगा, वहां से हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर के पास जाएगा यूज और स्टोर होने के लिए। दिस वाज द समरी। अब हम बात करते हैं डायग्राम के थ्रू, हम इसको देखते हैं। देखो, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से आपके ये आया एंटेरोसाइट सेल्स के अंदर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आए दोनों अंदर, ठीक है। SGLT फर्स्ट और सोडियम मिलके इनको लेकर जाएंगे सेल्स के अंदर। सेल के बाहर ये कैसे जाएगा, GLUT सेकेंड की मदद से ये आपके पोर्टल वेन के पास जाएगा, और वहां से फिर ये लिवर के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम के थ्रू समझाया जा रहा है। अब देखते हैं फ्रक्टोज, कि फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। फ्रक्टोज एंटेरोसाइट में एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर GLUT5 की मदद से आता है, जो आपके एपिकल साइड में प्रेजेंट होता है, मतलब जो आपके इंटेस्टाइन को फेस करी होती है ना, अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरह काम करता है, मतलब इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नॉट ATP यूज्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इट अलाउज फ्रक्टोज टू मूव फ्रॉम अ हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन टू लोअर रीजन। GLUT5 फिर काम कैसे करता है, भाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, सोडियम भी नहीं चाहिए तुम्हें, सोडियम पोटेशियम पंप भी नहीं चाहिए, काम कैसे करेगा, ये मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। बाहर ज्यादा अगर फ्रक्टोज हो गया तो अंदर कमी हो गई, तो ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा, पर किस ट्रांसपोर्टर की मदद से, GLUT5 की मदद से। और उसमें था GLUT2, आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, याद रखना अलग अलग है। उसके बाद में सेल्स के अंदर क्या होता है, फ्रक्टोज जैसे ही सेल के अंदर आता है, कुछ पार्ट आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, हमारी बॉडी उसको यूज करती है, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो फ्रक्टोज की तरह ही पड़ा रहता है, और हमारी बॉडी उसको मूव कराती रहती है हमारे ब्लड के अंदर। अब फ्रक्टोज सेल को कैसे लीव करता है, ऑन द बेसोलेटरल साइड, जो आपके ब्लड कैपिलरीज को फेस करता है, एक और ट्रांसपोर्टर आता है GLUT सेकेंड, जो फ्रक्टोज को हेल्प करता है
सेल से बाहर निकलने में, जैसे आपका ग्लूकोज़ हेल्प कर रहा है, ठीक है? इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। अब फ्रक्टोज़ लिवर में कैसे जाएगा? वही आपके इंटेस्टाइनल विलाई के थ्रू स्मॉल ब्लड कैपिलरीज़ में आएगा, विलाई की कैपिलरीज़ में आएगा और वहाँ से पोर्टल वेन से कनेक्ट होगा। पोर्टल वेन फिर आगे उसको हेल्प करेगा लिवर के पास जाने में। लिवर में आपका मोस्ट ऑफ द फ्रक्टोज़ किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज़ में, जो हमारी बॉडी एनर्जी के रूप में यूज़ कर लेती है और उसको नहीं यूज़ करना होता है तो वो उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखती है, ठीक है? और कुछ फ्रक्टोज़ आपका फैट में कन्वर्ट हो जाता है इफ द बॉडी हैज़ इनफ ग्लूकोज़ ऑलरेडी। अगर बॉडी के पास इनफ ग्लूकोज़ है, मतलब अच्छा खासा ग्लूकोज़ अगर प्रेज़ेंट है, तो वो फिर उसको कन्वर्ट नहीं करता, ठीक है? समरी देख लो, फ्रूट, हनी के थ्रू फ्रक्टोज़ आया, कोई डाइजेशन नहीं हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में दुोडेनम के थ्रू, जीएलटी-5 की हेल्प से एंटेरोसाइट्स में एंटर करेगा। फिर एंटेरोसाइट्स के अंदर जीएलटी सेकंड के थ्रू ब्लड वेसल्स में जाएगा और ब्लड कैपिलरीज़ के थ्रू जो विलाई में प्रेज़ेंट होती है, पोर्टल वेन के पास जाएगा, फिर वहाँ से लिवर के पास जाएगा, किसमें कन्वर्ट होने में? ग्लूकोज़ या फिर फैट में कन्वर्ट होने में, ठीक है? ये उसका डायग्राम है। फ्रूट्स के थ्रू आपकी बॉडी में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटेरोसाइट्स में आया, आया किसके थ्रू? जीएलयूटी-5 के थ्रू गया, किसके थ्रू? जीएलयूटी सेकंड के थ्रू, पोर्टल वेन के थ्रू आपके लिवर के पास, ठीक है? तो ये डायग्राम के थ्रू समझा दिया मैंने। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है, तो हमने हमारा एब्ज़ॉर्प्शन एंड डाइजेशन कंप्लीट कर लिया विथ इट्स क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आपका आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ एब्ज़ॉर्ब फूड बाय द बॉडी। ये जो यूटिलाइज़ फूड हुआ है, मतलब कि जो आपकी बॉडी में फूड एब्ज़ॉर्ब हुआ है, आपकी बॉडी उसको कैसे यूटिलाइज़ करी, कैसे यूज़ करी आगे के लिए। एसिमिलेशन का मतलब ये होता है, ठीक है? जो भी फूड आपकी बॉडी ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया, मान लिया ग्लूकोज़ के थ्रू यूज़ कर लिया, फ्रक्टोज़ के थ्रू यूज़ कर लिया, ठीक है? एब्ज़ॉर्ब हो गया। अब हमारी बॉडी एब्ज़ॉर्ब करने के बाद कर क्या रही है उसका? दैट इज़ एसिमिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोस आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक केयर।